ये कहानी 2020 की लखनऊ की है और एक अजीब कहानी है। एक ऐसी कहानी, एक ऐसा मर्डर केस, कत्ल की एक ऐसी उलझी हुई पहेली जिसे लखनऊ पुलिस सुलझा नहीं पाती, तमाम हथकंडे अपनाने के बावजूद। और फिर कैसे इस केस को एक आत्मा अपने हाथ में लेती है और कैसे उसके बाद ये केस सुलझता है, ये उसकी कहानी है। कहानी रूबी की है। रूबी लखनऊ में रहा करती थी, एक गरीब परिवार की लड़की, पर जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। रूबी की शादी हो गई, शादी के बाद 2 बच्चे हुए, लेकिन कुछ वक्त के बाद ही पति के साथ अनबन थी। पति शराब पीता था, तो पति और पत्नी दोनों अलग हो गए। अब रूबी अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए अपने माँ के घर आ गई। माँ भी अकेली थी और कोई था नहीं, तो माँ को भी अपने बेटी का सहारा मिल गया, बेटी को माँ का सहारा मिल गया और सभी कुछ ज़िंदगी में ठीक ठाक चल रहा था। रूबी की उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी। अब माँ के साथ रहते रहते उसी थोड़ी दूरी पर एक तांत्रिक रहा करता था और उस तांत्रिक के पास आसपास के लोग आते थे। कई लोग दूर से भी आते थे अपनी अपनी समस्याओं को लेकर, कई जादू टोना करवाने के लिए, कई और अपनी सारी चीज़ें। एक आदमी जब बेबस मजबूर हो जाता है और या फिर डरा हुआ होता है, तो हमेशा तांत्रिक लोग उसका बहुत फ़ायदा उठाते हैं। तो उसी वजह से बहुत सारे लोग उसके पास पहुंचते थे। रूबी भी, अब चूंकि उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें थी, पति से तलाक हो चुका, 2 बच्चे, उधर माँ, क्या करे। तो रूबी भी उस तांत्रिक के पास गई कि शायद ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हों, कुछ ऐसी खुशियाँ हों जो उसके पास आए। तो वो तांत्रिक के पास गई। कई बार वहम होता है, उसे लगा कि तांत्रिक के पास जाने के बाद कुछ फ़ायदा होने लगा है, तो वो जाने लगी। धीरे धीरे वो लगभग हर हफ्ते, महीने में 3-4 बार तांत्रिक के पास जाती। और तांत्रिक के पास जब वो जाती तो कई बार अपनी माँ को भी ले गई। तो माँ भी ये जानती थी कि रूबी जो है, उसकी बेटी तांत्रिक के पास अक्सर जाती है अपनी समस्याओं को लेकर, और काफ़ी जाती है। तो तांत्रिक से माँ भी अनजान नहीं थी। धीरे धीरे वक्त बीता, जैसा जैसा तांत्रिक समस्याओं को दूर करने के लिए उपाय बताता वो करती जाती। 2020 में करवा चौथ का दिन आता है। करवा चौथ सारी पत्नियां व्रत रखे हुई हैं, लेकिन अब चूंकि रूबी का पति उसे छोड़ चुका है, तो उसका कोई व्रत और ये सारी चीज़ें नहीं थी। शाम के बाद रात हुई। ठीक करवा चौथ की रात अचानक रूबी अपनी माँ से कहती है कि मैं ज़रा तांत्रिक से मिलकर आती हूँ। चूँकि वो पहले भी कई बार गई थी, शाम को, रात को, और लौट आती थी आधा 1 घंटे में। तो माँ ने कहा ठीक है, जाओ मिलकर आ जाओ। अब रूबी तांत्रिक के पास जाती है, लेकिन कई घंटे बीत जाते हैं, वो लौटती नहीं। माँ को फिक्र होती है। माँ जब कुछ घंटे के बाद भी बेटी नहीं लौटी तो वो तांत्रिक के पास पहुंची, क्योंकि वो तांत्रिक को वो भी जानती थी। तांत्रिक के पास जाकर रूबी की माँ ने पूछा कि मेरी बेटी आपसे मिलने आई थी, वो घर नहीं लौटी। तांत्रिक ने बताया कि नहीं, आज तो रूबी आई ही नहीं। अब माँ को बड़ा अजीब लगा कि बेटी ने झूठ बोला। तांत्रिक के पास कुछ और भी लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा नहीं, आज तो रूबी आई नहीं है, क्योंकि छोटा से इलाके में लोग एक दूसरे को जानते हैं। अब परेशान माँ घर लौट आई। उसे लगा कि पता नहीं किसी से मिलने तो नहीं चली गई। तमाम तरह के ख्याल मन में आ रहे हैं। किसी तरह कश्मकश में पूरी रात बीत गई। अगले दिन माँ ने इधर उधर ढूंढना शुरू किया कि कहीं चली गई, ज़िंदगी में परेशान है, कुछ कर न ले। दूसरा दिन भी बीत गया, तीसरा दिन भी बीत गया, चौथा दिन भी बीत गया, 4 दिन हो गए। रूबी का कोई अता पता नहीं, कोई सुराग नहीं। कई बार तांत्रिक से पूछा, तांत्रिक ने कहा कि शायद कहीं आसपास ही हो, क्योंकि मजबूर माँ अब तांत्रिक से अपनी बेटी का पता पूछ रही। लेकिन 4 दिन जब हो गए, तमाम कोशिशें कर ली रूबी की माँ ने और रूबी का पता नहीं चला। तब रूबी की माँ को फिर लगा कि कुछ कहीं गड़बड़ ना हो जाए। इसी के बाद रूबी की माँ लखनऊ के एक पुलिस स्टेशन पहुँचती है और रूबी की मिसिंग की कंप्लेंट लिखा देती है। पुलिस रिपोर्ट लिखती है और फ़ौरन एक्शन भी लेती है। रिपोर्ट लिखने के बाद अब पुलिस तलाश शुरू करती है। सबसे पहले रूबी की माँ का बयान दर्ज होते हैं। उस रात की, करवा चौथ की रात की पूरी कहानी पुलिस पूछती है। तो रूबी की माँ बताती कि वो ऐसे ऐसे शाम को निकली थी तांत्रिक के घर जाने के लिए। पुलिस की एक टीम फ़ौरन तांत्रिक के पास पहुँचती है। अब तांत्रिक का नाम आते ही पुलिस के वैसे ही पिछले बहुत सारे ऐसी केसेस हो चुके हैं जिसमें पुलिस को लगा कि यह तो बड़ा सीधा सा केस है। तांत्रिक ही को पता होगा कि रूबी कहाँ है, उसी ने कुछ गड़बड़ किया है। पुलिस ने तांत्रिक से पूरी पूछताछ की, सख्ती से भी की, तमाम तरीके से की, लेकिन तांत्रिक ने बताया कि
वो आती तो थी लेकिन करवा चौथ के दिन नहीं आई। पुलिस को लगा कहीं ना कहीं से कि तांत्रिक शायद सच बोल रहा है, लेकिन फिर भी तांत्रिक के ऊपर शक था। अब पुलिस ने फिर रूबी का मोबाइल लिया और रूबी की माँ से नंबर लेने के बाद और मोबाइल लेने के बाद अब उसके कॉल डिटेल खंगालने शुरू किए। जब कॉल डिटेल खंगालने शुरू किए तो पुलिस ने देखा कि ये रूबी के मोबाइल पर तमाम नंबर हैं, नॉर्मल बातचीत होती है, लेकिन 2 ऐसे नंबर हैं जिन पर वो ज़्यादा बात करती है और काफ़ी देर तक बात करती है। तो एक तो नंबर था उस तांत्रिक का और एक दूसरे शख्स का। अब जब उस दिन करवा चौथ की बात है, उस दिन भी तांत्रिक से रूबी की बात हुई और उस दूसरे शख्स से भी हुई। पुलिस को लगा कि यही कोई दोनों में से कोई एक है कल्प्रिट। तो पुलिस ने अब तांत्रिक को कॉल डिटेल के हवाले से उठाया और उठाने के बाद थाने ले गई। दूसरी तरफ पुलिस की एक दूसरी टीम उस दूसरे शख्स को भी उठाकर थाने ले आई और अब उससे पूछताछ शुरू की। दोनों ही साफ इनकार करने लगे कि रूबी कहाँ है, हमें ये नहीं मालूम। पुलिस ने तमाम तरीके अपनाए, जो 3rd डिग्री है वो भी अपनाए, क्योंकि पुलिस एक चीज़ में कंफर्म थी, वो ये कि रूबी की गुमशुदगी की पहेली यही दोनों जानते हैं, या तो तांत्रिक या वो दूसरा शख्स जिससे रूबी लंबी बातें किया करती थी और काफ़ी बातें किया करती थी। तो इसी के बाद अब पुलिस ने जब उन दोनों के ऊपर 3rd डिग्री अपनाना शुरू किया और काफ़ी टॉर्चर किया, लेकिन दोनों ने मुंह नहीं खोला। तांत्रिक बार बार अपने आप को बेकसूर बता रहा, वो शख्स भी दूसरा अपने आप को बेकसूर बताता रहा। अब इसने 3rd डिग्री के बावजूद जब दोनों ने मुंह नहीं खोला और उस मोबाइल के कॉल डिटेल के अलावा पुलिस के पास कोई क्लू नहीं, पुलिस को लगा कि कहीं मामला उल्टा ना हो जाए। तो कई दिनों तक हिरासत में रखने के बाद जब कोई सबूत सुराग मिला नहीं, दोनों ने इकबाल जुर्म किया नहीं, पुलिस ने दोनों को छोड़ दिया। लेकिन जो जांच टीम थी उसने कहा इन दोनों पर नज़र रखो। अब 2 लोग थे, दोनों को छोड़ दिया गया। रूबी का अब तक कोई सुराग नहीं। इधर पुलिस में एक ये भी था कि शायद रूबी कहीं और किसी के साथ गई हो, लौट आएगी, क्योंकि हाई प्रोफाइल इतना मामला तो था नहीं। तो पुलिस उसको लेकर भी थोड़ी सी बेफिक्र थी कि शायद ये ऐसा कुछ मामला नहीं है। तो इसके बाद पुलिस का अब रवैया और जांच उसने सुस्त रफ्तार हो गई। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रहा, क्योंकि 2 ही सस्पेक्ट थे। दोनों को पुलिस ने तमाम तरह से उगलवाने की कोशिश की, लेकिन वो खुले नहीं, बताया नहीं। तो अब पुलिस, वक्त बीतने लगा और रूबी के केस से एक तरह से उसकी दिलचस्पी कम होने लगी। करीब 6 महीने बीत गए। ये बात है 2020 की, और 2020 वही करीब अक्टूबर या नवंबर का महीना था। अब 2021 आ गया और 2021 करीब मार्च के आसपास या अप्रैल, पुलिस लगभग भूल चुकी थी। गाहे बगाहे रूबी की माँ थाने ज़रूर जाती और पूछती कि मेरी बेटी का कोई सुराग मिला, कोई पता मिला। पुलिस अपने हाथ खड़े कर लेती, कहती कि हम कोशिश कर रहे हैं, जांच जारी है, लेकिन होता कुछ नहीं। 6 महीने बीत गए, रूबी का ना कुछ सुराग मिला, ना कोई खबर मिली। उधर उसके 2 छोटे बच्चे, वो भी परेशान बिना माँ के, और माँ भी परेशान कि बेटी पहले ही पति ने साथ छोड़ दिया, ऊपर से 2 बच्चे हैं और अब खुद माँ गायब हो गई है। तो सारा मतलब उथल पुथल था ज़िंदगी में, रूबी के घर वालों के, रूबी की माँ के और बच्चों पर। 6 महीने बीत गए और कोई क्लू नहीं मिला। इस दौरान में पुलिस ने बीच में भी कई बार तांत्रिक और उस दूसरे शख्स से पूछताछ की, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 6 महीने बाद एक रोज़ थाने में कई पुलिस वाले मौजूद थे, जैसा कि वो हमेशा होते हैं। अचानक शाम का वक्त था, अंधेरा होने वाला था। लखनऊ के उस पुलिस स्टेशन में एक शख्स दाखिल होता है। ये वही था जिसका नंबर पुलिस के पास था और जिससे पुलिस ने कई बार पूछताछ की और कई बार 3rd डिग्री का भी इस्तेमाल किया। नाम पवन था, उम्र यही कोई 30-32 साल के दरमियान। थाने पहुंचा, पुलिस उसको देखकर, चूंकि कई बार वो थाने आ चुका था, पहले कई बार खातिरदारी हो चुकी थी, तो पुलिस को लगा कि ये यहाँ क्यों। तो आया,
परेशान, घबराया हुआ बेहद, बोल रहा है तो उसके होंठ उसका साथ नहीं दे रहे। पुलिस ने पूछा कि भैया हुआ क्या? तो उसने कहा साहब आप मुझे पकड़ लो, मैं रूबी का कातिल हूँ। अब पुलिस ने कहा कि ये क्या बकवास कर रहा है, इतनी बार इसके ऊपर सब कुछ किया, इतने इसके ऊपर हमने डंडे फंडे भी चलाए और ये ढीठ बना रहा है, और आज ये थर थर काँप रहा है और बेहद घबराया हुआ। और ख़ुद पुलिस ने पहले देखा थाने के बाहर कोई और तो नहीं है जो इसको मारपीट के यहाँ लाया, देखा कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा तुम अपनी मर्ज़ी से आए? उसने कहा मैं अपनी मर्ज़ी से आया और प्लीज़ आप मुझे पकड़ लो, मैं अपना जुर्म कबूल कर रहा हूँ और रूबी को मैंने मारा। पुलिस को लगा कि ये थोड़ा इसकी जहनी हालत ठीक नहीं है और ये थोड़ा पागल वागल ना हो गया हो। ये है कि कहीं पुलिस ने इतना मारा पीटा है तो उसकी वजह से इसके ऊपर कोई दिमागी असर तो नहीं गया। पुलिस वाले भी थोड़ा घबरा रहे हैं कि यार अगर इसको कुछ हो गया तो पूरा थाना निपट जाएगा। तो उसको बड़ी प्यार से पुलिस वालों ने बैठाया कि अच्छा घबराओ मत, बताओ। उसने कहा नहीं मैं घबरा नहीं रहा हूँ, बस आप मुझे पकड़ लो वरना मैं शायद मर जाऊँगा। तो उसने कहा ऐसा क्या हो गया? उसने कहा रूबी की आत्मा पिछले 6 महीने से मुझे सोने नहीं दे रही है। शुरुआत में तो मुझे लगा चलो 1-2 दिन के बाद ये मामला है, फिर धीरे धीरे उसकी याददाश्त ख़त्म हो जाएगी, लेकिन बोला इधर कई दिनों से दिन रात जिसको देखता हूँ मुझे हर एक के अंदर रूबी का चेहरा नज़र आता है। मैं रात को सोता हूँ तो नींद नहीं आ रही है क्योंकि ऐसा लगता है रूबी मेरे बराबर में है, ये मुझे उठा रही है, मुझे धमका रही है। पुलिस ने कहा ये बहकी बहकी बातें कर रहा है, ज़रूर कुछ गड़बड़ है, और डर भी है पुलिस वालों को। अब पुलिस वाले एक कातिल जो कह रहा है कि मैंने कत्ल किया मुझे पकड़ लो, उसके साथ हमदर्दी है। वो कह रहे हैं तुम घबराओ मत, हम लोग हैं, तुम पुलिस थाने में हो, डरने की ज़रूरत नहीं है। कह रहा मैं कोई डर वर कुछ नहीं रहा हूँ, बस आप मुझे जो कह रहा हूँ मेरी बात मानो और मुझे पकड़ लो। तब पुलिस वाले भी थोड़े नॉर्मल हुए, उन्होंने कहा यार ये कुछ कह रहा है। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ये बता तूने मारा क्यों? तो उसने कहा देखिए साहब जो करवा चौथ का दिन था और उस रात हम दोनों में प्यार था। उसने पूरी कहानी सुनाई। जब उसके पति ने तलाक दिया उसके बाद वो अपनी माँ के पास आई, मैं उसी मोहल्ले में रहता हूँ, तो कई बार मुलाकात हुई। मुलाकात में हम दोनों एक दूसरे से बात करने लगे, फिर नंबर गांव में ही एक्सचेंज किया, गांव में कई बार मिलने जुलने लगे और फिर हम दोनों में प्यार हो गया और बस हमारा रिश्ता यूँ ही चल रहा था। करवा चौथ के दिन मैंने उससे मिलने के लिए कहा था क्योंकि कई बार होता था कि चलो शादी कर लेंगे, तो वो मुझे कि मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मेरी पत्नी के तौर पर देखता हूँ। शादी वादी हुई नहीं थी। तो उसने कहा करवा चौथ के दिन मैंने कहा कि यार दुनिया सब ने पत्नी पति के लिए लंबी उम्र के लिए व्रत रखे हैं, दुआएं मांग रही हैं, कम से कम तुम आ जाओ तो हाँ हमारा भी दीदार कर लो। तो कहता रूबी आ गई मेरे घर। जब रूबी आई तो फिर उससे मैंने कहा कि तुम आज घर मत जाओ, रात यहीं गुजार लो, करवा चौथ का दिन है, पति पत्नी जैसे रहते हैं वैसे रहेंगे हम लोग एक साथ। रूबी इसके लिए तैयार नहीं हुई। उसने कहा नहीं मेरे घर में 2 छोटे बच्चे हैं, मेरी माँ है और ये जो कुछ भी है सब शादी के बाद। तो उसने बोला मैंने बहुत मनाने की कोशिश की, वो मानी नहीं। फिर मुझे गुस्सा आ गया। गुस्सा आया तो घर में कोई चीज़ रखी हुई थी वज़नी, मैंने उठाया और उसके सर पर मार डाला क्योंकि मैं शराब के नशे में था। तो नशे में मुझे कुछ पता नहीं, मेरी ज़िद ये थी कि वो घर पे रुके और मेरे साथ सोए, लेकिन वो मान नहीं रही थी। तो इसी गुस्से में मैंने सर पे मारा। जब सर पे मारा तो फिर थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि वो बिस्तर पर पड़ी हुई है, उसकी सांसें रुक गई हैं, खून बेतहाशा बह रहा है और वो मर चुकी है। जब ये हुआ तो मेरे सारे नशा हिरन कि क्या कर दिया मैंने, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था लेकिन सब नशे में हो गया। बोला मैं घबरा गया कि मैं तो पकड़ा जाऊंगा, पुलिस पकड़ लेगी। तो फिर मैंने सोचा क्या करूं। तो उसने कहा जिस कमरे में मैंने उसे मारा था उसी कमरे में फिर मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया और गड्ढा खोदने के बाद इतना गड्ढा कि उसमें लाश आ जाए। रूबी की लाश को उसके नीचे रखा, ऊपर से मिट्टी डाली और उसको दफन कर दिया अपने ही रूम में। और उसके बाद मैं नॉर्मल रहने लगा। किसी ने पूछा ही नहीं। रूबी के गायब होने के लिए सब तांत्रिक के ऊपर शक कर रहे थे, मेरे पास कोई आया नहीं। लेकिन जब मेरा नंबर मिला पुलिस को तब वो आई। पर मुझे पता था कि जब तक ये लाश यहाँ है रूबी के बारे में कोई कुछ बता नहीं सकता है और मुझे पकड़ नहीं सकती पुलिस। तो एक परफेक्ट उसके हिसाब से उसने मर्डर कर दिया था। उसने कहा कि इसके बाद सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक तो वो लाश उसके कमरे में थी और उसी कमरे में वो सोता था। तो जब भी शुरुआत में डर लगता वो शराब पी लेता, नशे में कुछ देर के लिए भूल जाता। लेकिन उसने कहा कि पिछले कई दिनों से अब शराब का नशा भी काम नहीं कर रहा है और लगता है कि अब उस कमरे में से अचानक वो रूबी ज़मीन में दफन जो है वो बाहर निकलेगी
और बाहर निकलकर मुझे मार डालेगी, मुझे धमका दे रही है। तो मतलब 24 घंटे तक मुझे उसका चेहरा, मैं बाहर निकलता हूँ तो हर औरत या लड़की में मैं रूबी को ही देखने लगता हूँ और वो मुझसे बदला लेगी। तो कई दिनों से मैं सोया नहीं। रूबी की आत्मा है वो मुझे तंग कर रही है। अब मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा या रूबी मुझे मार डालेगी। तो बचने का एक ही तरीका है कि मैं अपना जुर्म एक्सेप्ट करूं और आपके पास आ जाऊं, और इसीलिए आया हूं। जब पुलिस ने सारी कहानी सुनी तो उसने कहा कि अभी तक शायद इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, क्योंकि कोई कातिल यूं आकर थाने में अपना जुर्म कबूल नहीं करता। लेकिन यहाँ एक पॉइंट था, उसने बताया कि रूबी की लाश मैंने अपने कमरे में दफन कर दी है। पुलिस को लगा कि अगर उस कमरे से वो लाश बाहर आ गई तो इसका मतलब है कि वो जो कुछ भी कह रहा सच कह रहा। पुलिस की एक टीम फौरन उसी रात पवन के घर जाती है। उस कमरे में ज़मीन की खुदाई की जाती है। इत्तेफाक से खुदाई करने के बाद वही होता है जो पवन ने कहा, उसने सच कहा था। अंदर से कंकाल बाहर आता है। जब कंकाल बाहर आता है तो अब चूँकि 6 महीने हो चुके थे, वो सारे कपड़े वपड़े सब गल चुके थे। अब कंकाल से कैसे कोई पहचान सकता है। फिर भी माँ को बुलाया गया रूबी की, वो आई। अब कंकाल देखकर दुनिया का कोई शख्स नहीं बता सकता कि वो उसकी बेटी है। तो पुलिस को लगा चलो अब DNA के थ्रू इसका पता करेंगे। लेकिन इत्तेफाक से उस गड्ढे से 2 चीज़ें मिली, जिसे देखकर और उस कंकाल से रूबी की माँ ने पहचान लिया और उसने कहा ये रूबी है। एक उसके हाथ में कंगन थे जो 2, वो एक टिपिकल कंगन था। तो कंगन कंकाल के हड्डियों के साथ ही था। दूसरा, रूबी का एक लेफ्ट पैर का ऑपरेशन हुआ था और उसमें रॉड डला था, वो गिर गई थी। तो उस कंकाल के अंदर वो रॉड अब साफ दिख रहा था और उसने कहा हाँ इसी जगह डला था। तो ये 2 चीज़ें थी निशानी के तौर पर। माँ ने कहा, पुलिस ने मान लिया। लेकिन अब कानून और अदालत में तो ज़रूरी है कि DNA भी मैच करा जाए। तो फिर पुलिस ने सैंपल लिया, DNA कराया। DNA टेस्ट में भी मैच कर गया, यानी कि वो रूबी थी। इसके बाद पवन को पुलिस ने हिरासत में लिया, चार्जशीट बनाई, उसे जेल भेजा और ये केस अब भी ट्रायल कोर्ट में है, सेशन कोर्ट में। इसका फैसला जब होगा और क्या होगा तो कभी मैं आपको फॉलोअप में ज़रूर बताऊंगा।